Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this very special series of lectures, which you know that these lectures are meant for the examination of finance account assistant. And आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए जो अकाउंटिंग का टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इसी टॉपिक में से कुछ और अकाउंटिंग की टर्म्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड द टर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर आर द रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, गेन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले जानते हैं रिसीट्स के बारे में। तो अक्सर इसको पढ़ते हैं रिसिप्ट्स। इट इज नॉट रिसिप्ट्स, एक्चुअली इट इज रिसीट्स। तो रिसीट जो है, रिसीट के दो मीनिंग्स हैं। एक रिसीट होता है दैट इज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ए ट्रांजैक्शन, दैट इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड वोचर। वोचर हमने पढ़ा है। तो वोचर को भी रिसीट्स कहते हैं। रसीद यथ वनान कशिर पट वनान छ रसीद। तो हमने किसी को पैसा दिया तो हम उससे रसीद लेते हैं, किससे पैसा लिया तो उसको हम रसीद देते हैं, या कोई ट्रांजैक्शन हमने की, कोई सेल की, कोई परचेज किया, तो जो उस सेल के या उस ट्रांजैक्शन का जो हम एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसीट। उसको भी रिसीट कहते हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी टर्म है, यहां पर इस रिसीट को एज वोचर नहीं पढ़ेंगे हम। इट इज नॉट रिसीट एज अ वोचर। हम वोचर तो कहते हैं अनडाउटली, लेकिन यहां पर इस रिसीट का मतलब है कैश रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिसीट एक्चुअली मीन्स कैश रिसीट्स, यानी जो कैश एक ऑर्गेनाइजेशन लेता है, एक बिजनेस जो कैश लेता है फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टीज जो कैश लेता है, चाहे बैंक से लोन के वक्त कैश लेगा, चाहे रेंट लेगा, चाहे ये सेल्स जब करेगा, नकद में बिजनेस सेल्स करेगा तो उस वक्त कैश लेगा, या उसको बिजनेस को कोई पैसे उधारता है, डेटर कोई है तो उससे पैसे लेगा। तो जो जब भी एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन कैश लेती है तो दैट इज कॉल्ड एज रिसीट, और वी कैन कॉल इट कैश रिसीट। सो इट इज एक्चुअली द कैश रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई अमाउंट लेती है इन कैश, दैट इज कॉल्ड एज रिसीट, और यू कैन कॉल इट कैश रिसीट। और रिसीट जो मैंने आपको बोला कि ये एज अ वोचर, दैट इज अ डिफरेंट टर्म एंड द स्पेलिंग इज सेम, द टर्म इज सेम। रिसीट उसको भी उस वक्त कहते हैं, बट हियर for today's lecture, this receipt actually means the cash receipt. खैर आगे बढ़ते हुए, this receipt is of two types, the revenue receipt and the capital receipt. ये आपको याद दिलाएगा जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एक्सपेंडिचर के दो किस्में हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली यहां पर जो हम रिसीव करते हैं, जो भी हम कैश रिसीव करते हैं, दैट कैन बी रेवेन्यू रिसीट्स और दैट कैन बी कैपिटल रिसीट्स। ये जो रेवेन्यू रिसीट होता है, रेवेन्यू रिसीट जो होते हैं, दीज आर रेकरिंग रिसीट्स व्हिच डज नॉट इंक्रीज लायबिलिटी। दीज आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स, यानी रोजमर्रा के काम में जो बिजनेस कैश लेता है, व्हिच डज नॉट इंक्रीज लायबिलिटी और व्हिच डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। यानी जिस पेमेंट से, जो पेमेंट आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन जो पेमेंट लेती है, जिस पेमेंट से कर्जा नहीं बढ़ेगा या कर्जा नहीं चढ़ेगा, तो उस रसीद को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। एक ऑर्गेनाइजेशन कमीशन लेगी, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। इंटरेस्ट पकड़ेगी तो रेवेन्यू रिसीट है, कमीशन लेगी तो रेवेन्यू रिसीट है, या फीस लेगी तो रेवेन्यू रिसीट है, नकद में चीजों को बेचेगी तो रेवेन्यू रिसीट है, या डेटर जो पैसे उधारता है उसने पैसे दे दिए तो दैट इज आल्सो रेवेन्यू रिसीट। एंड दीज ऑल रेवेन्यू रिसीट्स डज नॉट इंक्रीज लायबिलिटी। इन सारी जो आपने ये पैसा लिया है, आपने रेंट लिया है तो वो तो आपने कमाया था, तो जो रेंट जो आपने लिया है, हाउ विल इट इंक्रीज लायबिलिटी? इसे कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा। कमीशन जब हम लेते हैं तो कमीशन हमने कमाया होता है, जब हम कमीशन नकद में लेंगे तो इट विल नॉट इंक्रीज लायबिलिटी। आपने चीजें बेची, आपने कैश लिया, जो आपने कैश लिया तो इट इज ऑल्सो ए रेवेन्यू रिसीट एंड इट विल नॉट इंक्रीज लायबिलिटी। इसे कर्जा तो नहीं चढ़ेगा। तो जो, या डेटर कोई पैसे आपको उधारता था, अब उसने आपको पैसे दे दिए तो दैट इज आल्सो रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि जब कोई कर्जदार जो आपको उधारता था, डेटर उसको बोलते हैं, जब वो पैसे देगा तो उसके पैसे देने से आपका डेटर कम हो जाएगा, बल्कि या इसके बरकस ये लायबिलिटी विल नॉट इंक्रीज, इससे हमारा कर्जा नहीं बढ़ता है। एंड दैट रिसीट्स आर कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट। यहां मैंने लिखा भी रेकरिंग रिसीट्स। ये वो रिसीट्स होती हैं जो रोजमर्रा के बिजनेस की ट्रांजैक्शन में बिजनेस ये कैश लेता है, तो ऐसी रिसीट उसको हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। ना नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिसीट। इसके बरक्स है, कैपिटल रिसीट में भी नॉन रेकरिंग, विच इंक्रीजेस लायबिलिटी।
एक तो ये नॉन रेकरिंग होता है, दूसरा इस कैपिटल रिसीट से क्या होता है, इट इंक्रीज लायबिलिटी, इससे लायबिलिटी बढ़ती है। अब ये किस किस्म का रिसीट है कि हमने पैसे लिए लायबिलिटी चढ़ गई? ये रिसीट है कि जब आप किसी कर्जा लोगे, जब आप क्रेडिटर से पैसे लोगे, यानी किसी आदमी से कर्जा लोगे, तो जब आप कर्जा लोगे तो कैश लोगे, आप कैश रिसीव करोगे आप, बट दैट कैश विल इंक्रीज लायबिलिटी, उससे आपका कर्जा बढ़ेगा। जब आप बैंक से लोन लोगे, तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस वक्त भी आप रिसीव करते हो पैसा, आपके अकाउंट में आता है, या आप नकद में पैसे लोगे तो दैट ऑल्सो ए रिसीट, लेकिन उस बैंक के उस पैसा देने से भी दैट इंक्रीज लायबिलिटी, क्योंकि अब बैंक का कर्जा चढ़ गया। तो जब भी ऐसी कोई पेमेंट हम लेंगे जिस पेमेंट से कर्जा चढ़ेगा, दैट पेमेंट विल कन्वर्ट, दैट पेमेंट, द रिसीट ऑफ दैट पेमेंट विल इंक्रीज द लायबिलिटी, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ लायबिलिटी, वो एक लायबिलिटी बन जाएगी। दैट रिसीट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट। तो रिसीट का मतलब है कैश रिसीट्स, जो हम कैश लेते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन कैश लेती है फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। ये कैश आप एक एज ए रेवेन्यू भी ले सकते हो, और ये रैकनिंग होता है, और जो भी आपकी नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है उसमें जो आप कैश लेते हो, तो दैट इट डज नॉट इंक्रीज लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। और जो रिसीट्स हम लेते हैं, जो हम कैश लेते हैं, विच इज नॉन रैकनिंग नेचर, जो आप रोज नहीं करते हो, कर्जा आप रोज नहीं लेते हैं, तो इसलिए क्या करते हो आप जो पैसा लेते हो दैट इज नॉन रैकनिंग, लेकिन वो पैसा आपके लेने से क्या होता है, आपकी लायबिलिटी, आपका कर्जा बढ़ जाता है। तो जिस पेमेंट लेने से हमारा कर्जा बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट। होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट और लॉस। वेरी सिंपल, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था इनकम्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, पिछले लेक्चर में इनकम्स, एक्सपेंस, रेवेन्यूज, तो उन्हीं को यहां पर हम देखेंगे, उन्हीं की जो डिफरेंस होती है, एक्सेस ऑफ इनकम्स या एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। इनकम्स के साथ रेवेन्यू भी हम लिखेंगे, एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज, इनकम्स इंक्लूड रेवेन्यूज एज वेल. But revenue is not income. All incomes are revenue. All revenues are incomes, but all incomes are not revenue. That I told you. Revenue means only that income which you get from the sale of goods and services. That I discuss it with you. तो जो revenue आप कमाते हो, जो आप income कमाते हो, वो income expenses से कितनी ज्यादा है? और ये expense मैंने आपको, these are revenue expenses. Again, these are revenue expense. Revenue expense, I told you, these are the expenses which are recurring in nature. जो आप हर दिन, हर रोज, हर साल या हर महीने जो आप खर्चा करते हो, those are called as revenue expenses. The effect of which remains for 1 year. तो revenue expenses जब आप revenue income से minus करोगे, that will give us a profit. और vice versa का मतलब है कि अगर expense ज्यादा हो गया और income कम हो गई, that will put us into loss. तो प्रॉफिट का मतलब है, अगर इसको डिफाइन करेंगे, प्रॉफिट को नफा, मगर वजन नफा करो डिफाइन, नफा आसान क्या, नफो को मतलब छो आसान यम साथ इनकम या रेवेन्यू गसन ज्यादा तो खर्च गसन कम। तो नफा एक्चुअली आसान क्या, प्रॉफिट एक्चुअली आसान इनकम, मगर इनकम में से वो हिस्सा विच इज इन एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो इस तरह वाइस वर्सा में अगर लॉस हम देखेंगे, तो लॉस का मतलब होता है एक्सपेंसेस का वो हिस्सा जो ज्यादा हो गया, किनसे, इनकम से ज्यादा हो गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस। और लॉस का मतलब एक्चुअली होता है अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंसेस। लॉस एक्चुअली जो होता है, दीज आर अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंसेस, अनरिकवर्ड एक्सपेंसेस, यानी ये वो खर्चे हैं जिनको हम रिकवरी नहीं कर पाए, जिनको हम एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाए, जिन एक्सपेंसेस के लिए यहां इनकम ही अवेलेबल नहीं थी, तो उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लॉस। उन्हीं एक्सपेंस को लॉस कहा जाता है। लेकिन अब अगर वैसे होगा कि इनकम्स आर इक्वल टू एक्सपेंसेस, अगर इनकम्स होंगी या रेवेन्यू होगा एक्सपेंस से ज्यादा तो प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस होगा इनकम से ज्यादा तो लॉस। लेकिन अब अगर होगा, इनकम होगा बराबर एक्सपेंस के, तो क्या, इसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। ये अब याद रखिए, दिस टर्म यू हैव टू रिमेंबर इज कॉल्ड एज, हालांकि कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल पढ़ा जाता है। तो अगर आपको ये कहीं मतलब ऐसी कोई सिचुएशन होगी, कोई आपको बोलेगा या आपका कोई ऐसा कोई क्वेश्चन होगा देयर वेयर इट इज आस्क्ड दैट इफ इनकम्स आर इनकम्स आर इक्वल टू एक्सपेंसेस वेयर देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस, व्हाट दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट।
दिस इज द पॉइंट वेयर इन द इनकम्स आर इक्वल टू एक्सपेंसेस। तो ब्रेक इवन पॉइंट को फिर कॉस्ट अकाउंट में अलग अलग हिसाब से पढ़ा जाता है, सेल्स के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से वगैरह वगैरह पढ़ा जाता है। तो फिलहाल आप याद रखिए कि अगर इनकम्स और एक्सपेंसेस बराबर होंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। सो दिस वाज अबाउट प्रॉफिट और लॉस। इट्स वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो प्रॉफिट और लॉस के साथ एक और यहां पर टर्म है गेन। We often get confused with profit and gain is one and the same thing. हमें लगता है प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, बट इट इज नॉट द सेम। प्रॉफिट अलग है, गेन। प्रॉफिट का मतलब भी ये भी इट इंक्रीज आवर इकोनॉमिक बेनिफिट, गेन ऑल्सो इंक्रीज आवर इकोनॉमिक। प्रॉफिट से भी हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होता है और गेन से भी इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होता है, बट द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड गेन इज डिफरेंट। लेकिन प्रॉफिट और गेन का नेचर जो है इट इज डिफरेंट। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस के रोजमर्रा की इनकम्स कितनी ज्यादा है बिजनेस के रोजमर्रा एक्सपेंसेस से। एक साल में जो आपने रोजमर्रा की इनकम्स कमाई, सेल्स कमाई, कमीशन कमाया, और एक साल में जितने भी आपने खर्चे किए, सैलरी दी, रेंट दी, तो वो इनकम्स कितनी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो रोजमर्रा यानी ऑपरेटिंग होता है, ये जो भी ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस होते हैं। लेकिन गेन का जहां तक ताल्लुक है, दिस इज अ फाइनेंशियल बेनिफिट, इसमें कोई शक नहीं है। गेन भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, इट इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट, बट इट इज नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर। गेन जब होता है बिजनेस को, असल में वो बिजनेस जिस चीज से गेन हासिल करते हैं या जिस ट्रांजैक्शन से बिजनेस को गेन हासिल होता है, दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट अ यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज अ पेरिफेरी ऑफ द बिजनेस। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल, बिजनेस मोबाइल फोन खरीदता है बेचता है, लेकिन जिस बिजनेस में, जिस दुकान में, जिस शोरूम में ये काम आप करते हो, उस शोरूम में फर्नीचर भी है, उसमें आपने एसेट भी लाया है, बैठने के लिए फर्नीचर लाया है। अब फर्नीचर का एक हिस्सा या एक पार्ट या कोई हिस्सा टूट गया, स्क्रैप आउट हो गया, तो आपने इसको बेच दिया। क्योंकि फर्नीचर को बेचना आपका असली काम नहीं है, आपका असल काम है मोबाइल को खरीदना और बेचना। लेकिन अब फर्नीचर 2 साल 3 साल के बाद टूट गया, आपने फर्नीचर पार्ट को आपने बेच दिया। फर्नीचर आपके हिसाब से, फॉर एग्जांपल, उसका वैल्यू होता 5,000 रुपया, लेकिन मार्केट में उसी फर्नीचर का आपको मिल गया 6,000 रुपया। ये जो 1,000 रुपया आपने अलावा कमाया, दैट इज कॉल्ड गेन। इसी को हम गेन बोलते हैं। क्योंकि फर्नीचर जो एक्टिविटी आपने की, फर्नीचर बेचने की, दैट इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो आपका रोजमर्रा का काम नहीं है। और ये फर्नीचर को बेचना, ये दिस इज नॉन रैकरिंग इन नेचर। ये तो आप रोज ही करोगे ना, आप रोज मत एसेट्स को बेचोगे। एसेट को आप तभी बेचने की नौबत आती है जब एसेट होता है यूजलेस, जब उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, तब आप एसेट को बेचते हो। तो उसके बेचने से आप न्यूज़पेपर लेते हो, तो ओल्ड न्यूज़पेपर उसको आपने बेचा, तो वहां से जो आप कमाओगे, दैट इज ऑल्सो गेन। यानी बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो नॉन रैकरिंग होती है, जो बिजनेस की पेरिफेरी होती है, यानी बिजनेस के साथ साथ जुड़ी तो होती है, बट इट इज नॉट द मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। फर्नीचर बेचना, मशीन बेचना, इन्वेस्टमेंट बेचना, या ओल्ड न्यूज़पेपर्स बेचना, ओल्ड टाइपराइटर, ओल्ड कंप्यूटर्स को बेचना, ये बिजनेस का असल काम नहीं है, लेकिन ये चीजें बिजनेस में होती है। इट इज अ पेरिफेरी ऑफ द बिजनेस, और इनसे अगर कोई नफा आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज गेन। तो गेन भी एक इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, गेन भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, बट इट इज रिलेटेड विद द नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन होती है, जो नॉन रैकरिंग भी हो सकती है, रैकरिंग भी हो सकती है, नॉन रैकरिंग भी हो सकती है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग होती है, जो बिजनेस का असल काम नहीं होता है, तो लेकिन बिजनेस के साथ वाबस्ता होता है, लेकिन असल काम नहीं होता है, तो वहां से अगर आपको कोई फायदा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज गेन। वहां से अगर कोई नुकसान मिलता है, दैट द टर्म इज कॉल्ड लॉस। तो गेन के साथ जो अपोजिट टर्म है, ऑलवेज इट इज लॉस, वी कॉल इट लॉस। तो गेन ये एक इकोनॉमिक बेनिफिट है विच अ बिजनेस earns from the non-operating transaction of the business or from the periphery activities of the business। business की जो periphery activities होती है, वहां से जो आपको नफा मिलता है, that is called as gain। now the next term is debtors। अक्सर हम इसको यूज करते हैं। debtor simply means these are the persons who owe to the organization or called debtors। डेटर का मतलब होता है वो लोग जो बिजनेस को उधारते हैं, जो बिजनेस को उधारते हैं, उनको बोलते हैं डेटर्स। यम अस दारन, यम बिजनेसस दारन, तमिस छ वनान डेटर। अस अगर कह दारन आसि इन आवर पर्सनल कैपेसिटी, वो हमारा डेटर है। डेटर कैसे बनता है? जब हम उसको उधार बेचते हैं। डेटर बनता है किसके जरिए? डेटर बनता है क्रेडिट सेल्स के जरिए, ये बनता है क्रेडिट सेल्स के जरिए।
क्रेडिट सेल्स, जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो क्रेडिट सेल्स मेक्स डेटर्स। तो डेटर का मतलब होता है वो लोग, वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस को उधारते हैं, दोज आर कॉल्ड डेटर्स। तो पर्सन्स हु ओ मनी टू द आर कॉल्ड डेटर्स। तो इनको हम ट्रेड डेटर्स भी बोलते हैं। डेटर्स को ट्रेड डेटर्स और डेटर्स एक ही बात है। और कभी कभी इनको अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं और इनको रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। डेटर्स भी बोलते हैं, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब होता है वो पैसा जो हमें रिसीव करना है, क्योंकि डेटर के पास भी हमारा पैसा होता है तो इसका भी पैसा हमें रिसीव करना होता है, तो कभी कभी इसको रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। वहां पर हम टर्म यूज करते हैं बिल्स रिसीवेबल। और थोड़ी सी फर्क है डेटर और रिसीवेबल में, फर्क होती है, क्योंकि डेटर होते हैं सारे डेटर जो हमें पैसा उधारते हैं उनको डेटर्स बोलते हैं, लेकिन रिसीवेबल्स का जहां तक ताल्लुक है ये भी वो लोग होते हैं, ये भी वो पर्सन होते हैं जो हमें पैसा उधारते हैं, लेकिन फर्क यह है कि इनसे हमने लिख के लिया होता है। यमन छे आसान हेतुमत लिखित, इनको हमने एक बिल ड्रॉ की होती है, एक बिल बनाई होती है, वहां उस बिल पे हमने वो पूरी डिटेल्स लिखी होती है कि हमने क्या बेचा, कितने में बेचा और कब तक पैसा वापस करोगे। तो उस बिल पर फिर हम उन डेटर्स का साइन लेते हैं, और जो ही एक डेटर उस बिल पर साइन करता है, दैट बिकम्स बिल रिसीवेबल और दैट बिकम्स रिसीवेबल्स। इसको रिसीवेबल्स भी कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो डेटर होता है जिससे हमने लिख के लिया होता है कि वो हमें उधारता है, और क्यों उधारता है उन चीजों पर वो डिटेल्स हमने लिखी होती है, और साथ साथ वो टाइम भी हमने लिखा होता है। तो जब तक वो हम उसको मतलब वो पैसा हमें उसको वापस देना है, तो जब वो डेटर उस बिल पर साइन करता है तो वो बिल हमारे पास रहती है, एक सबूत हमारे पास रहती है, तो दैट टाइम दैट डेटर इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। और साथ साथ बिल्स रिसीवेबल डेटर्स टुगेदर और कॉल्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल। डेटर्स को, बिल्स रिसीवेबल को अगर इकट्ठे करेंगे, कोई एक नाम बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल। तो दिस इज व्हाट बिल्स रिसीवेबल मीन्स, दिस इज व्हाट रिसीवेबल्स मीन, दिस इज व्हाट डेटर्स मीन्स। तो आपको याद रखना है, डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे वो लोग होते हैं जो बिजनेस को पैसा उधारते हैं, जिन्होंने बिजनेस से उधार लिया होता है, चीजें उधार खरीदी होती है। तो इसी तरह है यहां क्रेडिटर्स। जैसे डेटर्स वापसता है क्रेडिट सेल से, क्रेडिटर्स वापसता है क्रेडिट परचेज से। और क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो पर्सन्स, वो लोग, वो ऑर्गन, पर्सन्स यहां पर मैं लिख रहा हूं, इट्स नॉट इंडिविजुअल्स। पर्सन का मतलब होता है नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। हम किसी इदारे को भी बेच सकते हैं तो वो इदारा भी पर्सन है। हम किसी इंडिविजुअल को बेच सकते हैं, ए को बेच सकते हैं, बी को बेच सकते हैं, तो वो भी पर्सन है। तो इसमें यहां वर्ड यूज कर रहा हूं पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब यहां पर दोनों होता है, पर्सन्स मींस नेचुरल पर्सन्स एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो वो पर्सन्स टू होम एन ऑर्गेनाइजेशन ओव्स, वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बिजनेस उधारता है, जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन उधारती है, कर्जदारी पर बनाचे, तो उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर बनता कैसे है? जब व्हेन वी परचेज इन क्रेडिट, जब हम उधार खरीदते हैं, तो जिससे हम उधार खरीदते हैं उसको हम उधारते हैं, तिमिसदारविस, और दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। और बराबर डेटर्स की तरह इनको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। इनको ट्रेड क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, या एक और टर्म है सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। आप यहां सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स पढ़ा है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो सन्ड्री डेटर्स भी बोल सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, या यहां अकाउंट्स पेएबल, यहां पर हमने पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल, यहां पर है अकाउंट्स पेएबल, या इसके साथ इसको बोलते हैं बिल्स पेएबल भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर लिखा कि ये वो डेटर्स होते हैं, बिल्स पे रिसीवेबल वो डेटर्स होते हैं जिनसे हमने लिख के लिया होता है, तिमन बिल पे लिखित। इथे पे बिल्स पेएबल वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने लिख के दिया होता है। उन्होंने वहां से एक बिल बनाई होती है, वहां पर उस पर डिटेल लिखी होती है, और उस बिल पर हम अपना साइन करके देते हैं, तो वो बिल फिर उनके पास ही रहते हैं। और हमारे लिए क्या बन गई? हमारे लिए वो बन गई बिल्स पेएबल। इनको हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक है अकाउंटिंग में, तो वहां पर ये पढ़ा जाता है, क्योंकि वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। यही कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और इनको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इन बिल्स के जरिए हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं।
जब हम उसे लिख, इससे पहले वो हम उसे, फॉर एग्जांपल हम किसी उधार खरीदना चाहते हैं, वो उधार बेचने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने जब बिल बनाई और बिल पर हमने साइन करके दिया, तो फिर उसने हमको उधार दिया. वी आर एबल टू बाय, we are able to purchase. So this becomes a negotiable instrument. This becomes a bill of exchange. इसके जरिए हमने एक्सचेंज किया. तो खैर, तो अब याद रखिए कि बिल इज पेएबल और बिल इज रिसीवेबल, दीज आर कॉल्ड एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दीज आर कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल इज रिसीवेबल जो होता है, इसका मतलब होता है वो डेटर जो हमें उधारते हैं, और बिल इज पेएबल का मतलब होता है वो क्रेडिटर जिनको हम उधारते हैं. लेकिन ये होता है डिफरेंट किससे, क्रेडिटर और डेटर से. ऐसे क्योंकि इनको या तो हमने लिख के लिया होता है या हमने इनको लिख के दिया होता है थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज. So this was all about these terms, debtors and creditors. I hope you understood this. This was not so, I think, so that much difficult, but this is very important. Out of these actually terms, you will find the questions in your examination. And I hope you have understood this. If there is any problem, any confusion anywhere, then you can easily approach me. I'll be always there to help you out. And we'll be meeting again with some more accounting terms. Maybe the tomorrow's or the day after tomorrow, next lecture may be the last lecture on this very particular topic. So I'll try to conclude it now. And till that lecture, till the next lecture, I wish you best of luck. Allah Hafiz, and take very good care of yourself.